मतगणना इत्यादि, मतलब या फिर मतदान वगैरह में, मतगणना तो खैर शिक्षक नहीं करते हैं, मतदान वगैरह को छोड़कर किसी और गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेंगे। पता चले कल को आदेश आ जाए कि सभी शिक्षकों को लगाया जाएगा गाय और भैंस गिनने में, पता नहीं कब कौन सी भैंस किस ट्रेन से टकरा जाए, कुछ नहीं पता। ये बात का अधिकार है शिक्षकों का, वो शिकायत कर सकते हैं कि वो कोई और, या फिर विरोध कर सकते हैं इस बात का कि आरटीई एक्ट 2009 में लिखा है हम कोई जनगणना और मतदान के सिवा कोई अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। ये शिक्षक ऐसा करते कहाँ हैं? बाकी तो शैक्षणिक कार्यों के अलावा वो सब कुछ करते हैं शिक्षक। ठीक है, जय हिंद साथियों, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। जैसा कि कल मैंने एक नई शिक्षा नीति पर एक लेक्चर बना के अपलोड किया था, तो वहाँ पे ऐसा बोला गया था कुछ लोगों के द्वारा, और पर्सनली मैसेज भी आए थे कि इसको जो फुल ऑन इंग्लिश में लिखा है, तो वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के कमेंट करने लगते हैं, क्या इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ेंगे? तो मैंने सोचा था लिख देते हैं इंग्लिश में, बोलते जाते हैं हिंदी में, तो वो एक तरह से बाइलिंगुअल हो जाएगा। खैर, मैंने इस चीज़ पे आज ध्यान दिया है तो पूरी तरह से हिंदी में ही लिखा है। तो देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वैसे तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम काफी बड़ा है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। इसमें आर्टिकल 21A में प्रावधान जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान हुए हैं, उनको कई सारे चैप्टर्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो शायद 8-10 कुछ चैप्टर हैं, और उन चैप्टर्स में भी एक एक चैप्टर में कई कई धाराएं हैं, कोड्स हैं, तो जो प्रावधान है उनको अलग अलग कोड्स में वितरित किया गया है। यहाँ हम सिर्फ आपके लिए चैप्टर 4 लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा से रिलेट एग्जाम देने जा रहे हैं, और आपके लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ठीक है, जो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर को उसकी जिम्मेदारियां बताने के लिए, विद्यालयों को उनकी जिम्मेदारियां बताने के लिए, और कुछ चीजें हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो देखते हैं आज हम। सबसे पहले है धारा 12। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है। क्या है इसमें? आरटीई 2009। अच्छा, ये जो है आरटीई 2009 इसको कहते हैं, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लागू होना अलग बात होती है और कोई चीज एक्ट में आना अलग बात होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है धारा 12 में, आरटीई 2009 गरीबी रेखा वाले स्टूडेंट्स के लिए 25% आरक्षित स्थान स्कूल। इस बात का मतलब ये है कि प्रत्येक विद्यालय में 25% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र की सफलता के लिए टेक्नो। और ऐसा नहीं है कि वो छात्र गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप मान लीजिए सभी और छात्रों को कई सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जैसे किसी कंप्यूटर सिखा रहे हैं या और कोई चीजें सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और उन छात्रों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। उनकी सफलता के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज, यानी कि समावेशी शिक्षा के तहत आप उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लिखा हुआ है पेडागोजी फॉर इक्विटी, एक समान सबको रखेंगे। नेक्स्ट है आपका धारा 13। छात्र से प्रवेश हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क या रिश्वत नहीं ली जा सकेगी। ऐसा नहीं है कि उसको एडमिशन के लिए एडमिशन का लालच देके कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन फीस ले ली जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपके अधिकार हैं, आपके मीन्स हमारे अधिकार थे, उस टाइम हम लोगों को पता नहीं होता है। नेक्स्ट है धारा 14। बालक के पास एज प्रूफ न होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, अगर एडमिशन लेने जाता है तो विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक हैं, अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन से मना कर देंगे। ऐसे में आप करेंगे क्या? या तो उसके आधार को ही उसका वो मानेंगे जन्म प्रमाण पत्र, और अगर वो भी नहीं है तो ऐसे में साफ साफ वहां लिखा है कि आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, एक एफिडेविट बनवाएंगे। वो खुद विद्यालय का प्रधानाचार्य बनवा सकता है, पेरेंट्स को साथ ले जाके, या पेरेंट्स बनवा के लाएं, और जिस पर ये लिखा हो कि हाँ हम इनके माता पिता हैं, ये हमारा बच्चा और ये फला दिन को जन्मा था, इसका ये नाम है, इस तरह से पूरा एक शपथ पत्र कायदे से बना के, वही उसका जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 15। बालक को हर हाल में प्रवेश दिया जाएगा। यही बात ये यहाँ क्यों लिख दी? इसका मतलब है मध्य सत्र के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है, यानी कि कोई भी एकेडमिक ईयर चल रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के और कोई जॉब कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगले महीने या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में वो सोचने लगते हैं चलिए कोई बात नहीं, अब जुलाई में ही कहीं जहां जाएंगे, जहां शिफ्ट हो जाएंगे वहीं एडमिशन करा देंगे। और मान लीजिए कि बाई चांस वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, इस चक्कर में जुलाई में उन्होंने एडमिशन भी नहीं करवाया, 1 महीने लेट करवाना चाह रहे थे, और ट्रांसफर भी नहीं हुआ। अब क्या करें? ऐसे में किसी भी विद्यालय के प्रिंसिपल छात्र के एडमिशन के लिए ना नहीं कह सकते।
चाहे आप बीच सत्र में एडमिशन के लिए जाइए, चाहे तिमाही पूरे होने के बाद जाइए, छात्र का एडमिशन लिया जाएगा हर हाल में और उस पर स्पेशल काम किया जाएगा। जैसे छात्र ज्यादा लेट है तो उस पर स्पेशल वर्क किया जाएगा, मीन्स उसको अतिरिक्त क्लासेस दी जाएंगी और उसको सफलता की ओर ले जाया जाएगा। बच्चे को पूरा सुपरमैन बना दिया है आरटीई एक्ट में। कोड 16, बालक को 8th क्लास तक फेल नहीं किया जा सकता। 8वीं कक्षा तक बालक को फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सीबीएसई तो ये कहती है कि आप फेल शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है फिर क्या किया जाएगा? उसके बाद उसको वही जो कंपार्टमेंट एग्जाम होते हैं वो भरे जाएंगे। अच्छा, ये चीज हम लोगों को नहीं पता थी अपने टाइम में, या शायद आज भी नहीं पता होगी। अपने अपने से सोचिए कि जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे होते थे उस टाइम कितने हम लोग को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पता थी? नहीं पता थी ना। तो इसमें क्या है, एक बात साफ लिखी हुई है कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम अभी क्या होता है कि हम लोग बस फॉर्म फिल कर देते हैं और कुछ दिन बाद, जैसे परिणाम आ जाता है जून जुलाई में, उसके बाद कुछ दिन बाद कंपार्टमेंट के फॉर्म निकलते हैं, हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने में परीक्षा फिर से हो जाती है और फिर से रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और भी है कि जो कंपार्टमेंट वाला विद्यार्थी होगा उस पर उतने दिन काम किया जाएगा, उसको उतने दिन कायदे से पढ़ाई कराई जाएगी, तब जाके एग्जाम दिलाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर फेल हो जाता है तो नो डिटेंशन पॉलिसी, उसको उसकी मार्कशीट पे आप अनुत्तीर्ण नहीं लिख सकते। और ये जो थी 2019 में एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, उसके तहत ये फैसला लिया गया था कि अगर बच्चा फिर से फेल हो जाता है तो आप फेल शब्द का उपयोग नहीं कर सकते उसके लिए। उसको पढ़ाई करवाएंगे, उसके साथ आप मेहनत करेंगे, तब भी टीचर की गलती है। बच्चा फेल क्यों हो गया, इसका सीधा अर्थ ये है कि उसको जो शिक्षा दी जा रही थी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। खैर, नेक्स्ट है आपका धारा 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। धारा 17, तनख्वाह का खतरा, मारा डंडा, गई नौकरी। ठीक है, तो ये है कि आप बालक को पनिश नहीं कर सकते। और कैसा पनिशमेंट? केवल ऐसा नहीं है कि आप डंडा नहीं मार सकते, आप उसको मानसिक दंड भी नहीं दे सकते। ये भी नहीं कह सकते, जैसे हम लोग के टाइम में टीचर ऐसे धमकाते थे कि अभी लोग घर में शिकायत करेंगे, रुको जरा फोन करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स से। तो मानसिक दंड भी नहीं दे सकते। और नैतिक दंड, ये सबसे बड़ी चीज है, नैतिक दंड नहीं दे सकते। नैतिक दंड का मतलब क्या है कि आप क्लास में इस तरह का एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए आप विशेषण पढ़ा रहे हैं क्लास में और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये काला है ये गोरा है, काला और गोरा ये विशेषण है, ये विशेषता बताते हैं। तो आप बालक का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। आप गरीबी अमीरी में गरीबी या अमीरी शब्द का यूज नहीं कर सकते किसी बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। उस टाइम में तो क्या होता था, बालक से मतलब बच्चे से या छात्र छात्राओं से गुरुजी जो मार देते थे डंडे की बढ़िया, और पेरेंट्स कह देते थे कि इतनी मार दो इतनी मार दो, बस हड्डियां हड्डियां बच जाएं, बाकी सब आपका, जैसे पढ़ा पाओ बस इसको पढ़ाओ। तो आज का दौर अलग है भाई, टेडी बियर जैसे बच्चे नाजुक नाजुक से, उनको मारपीट क्या लगाई जाएगी। तो नैतिक दंड का मतलब वही है कि गरीबी अमीरी या फिर भेदभाव जैसी कोई आप बात नहीं करेंगे। मीन्स किसी बच्चे की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए आपके लेक्चर के दौरान, वो भी उसके लिए दंड के बराबर है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो बच्चा पूरी तरह से अधिकार रखता है कि वो आपकी शिकायत कर सके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, धारा 24, इसमें बताए गए हैं शिक्षक के कर्तव्य। तो एक शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सबको पता है, शिक्षक पंचुअल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नियमित, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे भाई, और योग्य होना चाहिए। तो योग्य होगा तभी तो सरकार उसको सिलेक्ट करेगी। और नियमित के साथ साथ समय से भी नियमित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि रोज आ रहे हैं लेकिन किसी दिन 11 बजे किसी दिन 10 बजे। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में बैठ के शिक्षक फोन ना चलाएं, और विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिकाएं स्वेटर बुनाई ना करें। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षक के कर्तव्यों में जितना रख लो उतना कम है, क्योंकि बच्चा तो सुपरमैन है, जो कुछ भी आफत आनी है टीचर पे ही आनी है। तो आगे धारा 27, शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेंगे। वाह, गैर शैक्षणिक कार्य, इसका उलट होता है, खुद राज्य सरकारें उनको लगाती हैं गैर शैक्षणिक कार्यों में। कभी जनगणना में लगा दिया, कभी मतगणना में लगा दिया। हालांकि वहां पे ये चीज मेंशन है कि जनगणना, मतगणना इत्यादि, मतलब या फिर मतदान वगैरह में, मतगणना तो खैर शिक्षक नहीं करते हैं, मतदान वगैरह को छोड़कर किसी और गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेंगे। पता चले कल को आदेश आ जाए कि सभी शिक्षकों को लगाया जाएगा गाय और भैंस गिनने में, पता नहीं कब कौन सी भैंस किस ट्रेन से टकरा जाए, कुछ नहीं पता। खैर लिखा है, ऐसा एक्ट में लिखा है, ये बात का अधिकार है शिक्षकों का, वो शिकायत कर सकते हैं कि वो कोई और, या फिर विरोध कर सकते हैं इस बात का कि आरटीई एक्ट 2009 में लिखा है हम कोई जनगणना और मतदान के सिवा कोई अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। ये शिक्षक ऐसा करते कहाँ हैं?
बाकी तो शैक्षणिक कार्यों के अलावा वो सब कुछ करते हैं शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए हैं जो देख लेते हैं, बाकी धारणाएं आपको इतनी ही देखनी, इतनी सफिशियंट है। दिव्यांग बच्चे 6 से, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन जाएगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और देखिए नॉर्मल बच्चों को तो 6 से 14 का है, दिव्यांग को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। प्राइमरी स्तर पर कुछ इन्होंने शर्तें रखी हुई हैं, यानी 1 से 5 तक शिक्षक और छात्र अनुपात जो रहेगा वो 30:1 रहेगा, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेगा। उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, छात्र शिक्षक लिखा होना चाहिए था या फिर ये इधर होना चाहिए था। 30:1 होना चाहिए, जबकि ये अनुपात उत्तर प्रदेश में कहीं पूरा नहीं है और इसीलिए लगभग 22-23 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बस ये चीजें बस लिखने के लिए होती हैं, ठीक है, लिखने में दिखने में अच्छी लगती हैं। यदि छात्रों की संख्या विद्यालय में 150 से अधिक हो जाए तब क्या करना चाहिए, अनुपात यही रहने वाला है, बस उस विद्यालय में वो जो 5 शिक्षक रहेंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन एक प्रधान अध्यापक और बढ़ जाएगा, एक अध्यापक प्रधान अध्यापक बना दिया जाएगा, ठीक है, यानी कुल मिला के 6 शिक्षक हो जाएंगे। उसके बाद ये बात करें, छात्र संख्या अगर 200 से अधिक हो जाए तो 40:1, और ये 200 वाला जो प्रावधान है, इसको यहीं पे ये बात याद कर लो कि ये केवल प्राइमरी के लिए नहीं है, ये 1 से लेके 8 तक के लिए है। 1 से लेके कक्षा 8 तक अगर छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सप्ताह में न्यूनतम जो शैक्षिक समय रहेगा क्लासों का वो 45 घंटे की क्लास रहनी चाहिए न्यूनतम, यानी कम से कम। उसके बाद वार्षिक स्तर पर कम से कम 800 घंटे की क्लास और 200 दिन विद्यालय खुलना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है। विद्यालय से घर की दूरी प्राइमरी स्तर पर 1 से 5 वाले बच्चों के लिए 1 किलोमीटर होनी चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक। अपर प्राइमरी की बात करें तो शिक्षक छात्र अनुपात 35:1 यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ 30:1, यहाँ 35। छात्र संख्या अगर 200 से, तो वही बात है कि 1 से 8 तक अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं तो 40:1 रहेगा। नेक्स्ट है शैक्षिक समय, जो अपर प्राइमरी में शैक्षिक समय रहेगा वो एक सप्ताह में वही रहेगा जो यहाँ था, प्राइमरी में 45 घंटे की कक्षाएं रहेंगी 7 दिन में, लेकिन वार्षिक स्तर पर ये जो कक्षाएं 800 घंटे की थी प्राइमरी स्तर पर, वो 1000 घंटे की हो जाएंगी और विद्यालय 220 दिन खुला जाएगा। घर से विद्यालय की दूरी अपर प्राइमरी की मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर रखी जा सकती है, ठीक है। RT 2009 में SMC, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, मैं पूरा बोर्ड ही खराब कर देती हूँ, आप लोग अपने अनुसार लिखें। SMC ये क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल के प्रति कोई भी शिकायत हो अभिभावकों की या किसी, अब यहाँ पे पता 4 ऑप्शन ऐसे बना दिए जाएंगे, एक प्रधान को रख दिया जाएगा, एक प्रधान अध्यापक को रख दिया जाएगा, एक अभिभावक को रख दिया जाएगा और एक किसी जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को रख दिया जाएगा। और तब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि RT 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये बात बिल्कुल रट के याद कर लो, अभिभावक होगा। और उसमें भी प्रावधान है कि कमेटी में कम से कम 50% अभिभावक होने चाहिए, उसमें से भी 3/4 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, 3/4 महिलाएं होंगी अभिभावकों के तौर पर। नेक्स्ट है, विशेष क्षमता वाले बालकों को इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी, सबको पता है ये बात, समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका RT एक्ट 2009। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ भी छूटा हुआ है, कोई भी फैक्ट इससे बाहर नहीं आ सकता। किसी भी परीक्षा में, चाहे CTET हो, KVS हो, NBS हो, DSSS भी हो, और भी कोई भी आपका आर्मी कैंटोनमेंट वाले स्कूल या कोई सा भी, ठीक है। तो ये आपका संपूर्ण शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें आपके कोई भी डाउट्स रह गए हों, कोई भी आपकी क्वेरीज रह गई हों, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अभी जो एग्जाम आपका चल रहा है CTET का, आप डेली रिव्यू देखते रहिए, उसमें आपको जो भी लगे कि ये टॉपिक आपका बहुत टफ है या आपको बहुत टफ लगता है या इस टॉपिक को देखते ही आप तनाव में आ जाते हैं, आप उस टॉपिक को मेरे हवाले कीजिए, हम कर देंगे उसको बिल्कुल आसान। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी मुद्दे के साथ, धन्यवाद।